आप सबको नमस्कार और आप सबको फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फास्ट एग्जाम बूस्टर में। मैं आज आया हूँ एक थ्योरी लेके, जिस थ्योरी का नाम है खोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। और मैंने इस थ्योरी का पहले और एक थ्योरी को भी अपलोड कर चुका हूँ, जो था जीन पियाजे का थ्योरी। तो जीन पियाजे का थ्योरी के बाद ये सेकंड थ्योरी है, जो कि मैं अपलोड कर बना रहा हूँ, अभी अपलोड करूँगा। अब देखिए इस थ्योरी में मैंने क्या क्या लिया। पहली बात तो ये जो थ्योरी है सीटीटी, टीजीटी, ओटीटी, ओस्टेट या तो कोई भी अदर स्टेट गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस थ्योरी में पहली चीज को एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया इस थ्योरी के बारे में। उसके बाद जो इस थ्योरी के साथ जुड़ा हुआ है एक स्टोरी, हिंज डिलेमा। हिंज डिलेमा क्या है ना, एक स्टोरी जिस स्टोरी से ये थ्योरी को बहुत अच्छी तरह से आसानी से हर कोई समझ सकता है। और नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ खोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, मतलब क्या हुआ ना, जो खोलबर्ग ने जो थ्री लेवल और सिक्स स्टेजेस दिया है, उस लेवल और स्टेजेस के बारे में मैंने लिया हो, मतलब डिस्कस किया। पहली चीज है कि प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। और प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल को भी दो दो स्टेजेस में डिवाइड करके टोटल सिक्स स्टेज किया गया है। और उसके बाद क्रिटिक्स, मतलब क्या क्रिटिसाइज हुआ है, क्या डीमेरिट निकाला गया है, क्या इनका मतलब गलती था जो बताया गया है, उसका बारे में भी मैं लिखा हूँ। तो थोड़ा पूरा थ्योरी को समझने के लिए ध्यान से पूरा देखिए। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है ना, देखिए जो थ्योरी था खोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, वो मतलब जीन पियाजे का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से ही लाया गया है। मतलब जो उन आइडिया है जीन पियाजे का थ्योरी से ही लिया गया है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट और प्रिंसिपली कंसर्न हुई जस्टिस, क्या हुआ है ना, तो उन्होंने जो काम किया किस तरह से किया ना, जो एक मतलब बच्चे का मोरल डेवलपमेंट जानने के लिए वो क्या कर रहे थे ना, उस बच्चे को कुछ सवाल पूछ रहे थे और सवाल का जवाब दे रहा था बच्चे। मतलब उन्होंने करीब 72 बच्चे के ऊपर, मतलब चिकागो में 72 बॉयज, मतलब बच्चे में, लड़का मेल बच्चे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें कि मतलब उनको 2 घंटा करके करीब 2 आवर्स एक एक बच्चे को सवाल करते थे। और सवाल करके उनका क्या जस्टिस है, मतलब वो जो डिलेमा, द्वंद्व, दुविधा क्रिएट करते थे, उस दुविधा पर एक एक पर्सन का, एक एक चाइल्ड का क्या जस्टिस है, उसे कलेक्ट करते थे। और उस जस्टिस को लेके ही उन्होंने एक मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया है। नेक्स्ट देखिए, बाय यूजिंग चिल्ड्रन रेस्पॉन्स टू ए सीरीज ऑफ मोरल डिलेमा, क्या हुआ ना, उस मतलब डिलेमा क्रिएट करके उसके ऊपर जो बच्चे किस तरह से मतलब जवाब देते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं, उसको ही उन्होंने पूरा थ्योरी में बताया है, ठीक है। यूज्ड पियाजे स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स, क्या हुआ ना, पियाजे भी जो टेक्निक की यूज करते थे, मतलब स्टोरी बता के बच्चों को उसके बाद उनको सवाल करते थे, इन्होंने भी उस तरह से स्टोरी बता के ही सवाल किए थे। लेकिन इनका क्या था, डिलेमा कुछ ज्यादा था, द्वंद्व ज्यादा था, इन्वॉल्विंग मोरल डिलेमा, ठीक है। इतना मतलब डिलेमा मतलब पियाजे का थ्योरी में नहीं था, लेकिन जितना खोलबर्ग का थ्योरी में था। नेक्स्ट देखिए, हाइंज डिलेमा, जो द्वंद्व क्रिएट करते थे, तो एक स्टोरी हाइंज का भी स्टोरी है, हाइंज डिलेमा भी करते थे। मतलब हाइंज नाम का एक पर्सन था, उनका वाइफ का तबीयत बहुत खराब हुआ था। क्या क्या हुआ था ना, एक टाइप ऑफ कैंसर हुआ था, ठीक है। उस कैंसर को ठीक करने के लिए एक दवा चाहिए था, जो दवा की बहुत न्यू ड्रग था, जस्ट डिस्कवर हुआ है। लेकिन उसको डिस्कवर किसने किया, वहाँ का एक लोकल केमिस्ट ने उसको खुद बनाया, और किसी के पास ये दवा नहीं है, क्योंकि उन्होंने बनाए और वो अकेले ही बेचते थे, क्योंकि पैसे के लिए, बहुत पैसा मुनाफा होगा इसलिए। द हाइंस ट्राइड desperately टू बाय some, बट द केमिस्ट was चार्जिंग 10 times द मनी। देखिए क्या हुआ ना, जब उनका बीवी को तबीयत खराब हुआ, तो क्या हुआ ना, जो केमिस्ट था, केमिस्ट के पास मांगने से केमिस्ट ने क्या किया कि दवा का दाम, मतलब बनाने का खर्चा उनको हुआ था $200,
और वो उनसे मांग रहे थे कितना, $2000। लेकिन $2000 जब मांग रहे थे तो उनका पास इतना पैसा नहीं था। हाइंज के पास ना रहने से क्या हुआ ना, उनका पास मतलब कलेक्ट करके करीब $1000 उन्होंने बनाए हैं। कितने डॉलर उन्होंने कलेक्ट किए थे? $1000 उन्होंने कलेक्ट किए थे। और वो बोले कि आप $1000 अभी ले लो, मैं बाद में बाकी चुकता कर दूंगा, मतलब क्लियर कर दूंगा। लेकिन इन्होंने क्या किया था ना, जो केमिस्ट थे उन्होंने मना कर दिया साफ साफ कि नहीं, मैं आपको ये दवा बाकी मतलब आधे पैसे में नहीं दे सकता हूँ। तो मना करने से क्या हुआ ना, तो हिंज ने देखा कि मेरे बीवी को ठीक करने के लिए, वाइफ को ठीक करने के लिए यही दवा चाहिए। तो उन्होंने क्या किया था ना, एक दिन रात को, उस दिन रात को आके उस दवा को उस शॉप से, केमिस्ट की शॉप से चुरा के ले गए। अब क्या हुआ ना, चुरा के लेके अपना बीवी को बचा लिए। अब क्या हुआ ना, ये कहानी बच्चे को बताया जाता था। कहानी बताने के बाद क्या हुआ ना, उनको सवाल पूछा जाता था उन बच्चों को कि शुड हेंज हैव स्टोलन द ड्रग, क्या जो इस तरह से लेके आना, मतलब मजबूरी में, जरूरी में दवा को चोरी करके लाना, क्या मतलब लाने को क्या चोरी भूला जाएगा? Would it change anything if Henge did not love his wife? अगर वो अपना पत्नी को प्यार नहीं करता तो क्या ऐसा होता कि, या कुछ अलग होता कि? इस तरह से एक सवाल है। What if the person dying was a stranger? Would it make any difference? अगर जो पर्सन मर रहा था वो हंस के लिए अगर स्ट्रेंजर है, अननोन होता, तो क्या इसमें कुछ डिफरेंस होता? अगर हंस को पता चलता कि हाँ, किसी का बेबी और कोई किसी का तबीयत खराब है, ये दवा चाहिए, लेकिन ये जो दवा है उस केमिस्ट शॉप के पास ही मिलेगा, तो क्या वो इस तरह से काम करता? शुड द पुलिस अरेस्ट द केमिस्ट फॉर मर्डर इफ द वुमेन डाइड? अगर मानिए क्या होता है ना कि हाइंज चोरी नहीं करता, लेकिन क्या हुआ ना, चोरी ना करने से क्या हुआ ना, हाइंज का बीबी वाइफ क्या हुआ ना, डाई, वुमेन डेड हो गए, मर गए। मरने से क्या होगा, तो अगर मर गए तो इसका मतलब क्या है कि केमिस्ट ने जो दवा का कीमत बहुत बढ़ाने से क्या हुआ ना, पेशेंट का फैमिली पर्सन खरीद नहीं पाए, ना खरीदने से पेशेंट मर गया। तो इस वजह से क्या उस केमिस्ट को मरने का वजह मतलब मर्डरर माना जाएगा क्या? मर्डरर, इस तरह से कुछ सवाल पूछा जाता है। इसका जवाब जो है जिस तरह से देते हो, जो 72 चिकागो बॉयज थे वो जिस तरह से देते हैं, उस हिसाब से वो क्या करता है ना, कुछ रिलेशन कंक्लूड करता है और एक एक स्टेज क्रिएट करता था। तो उन्होंने करीब 72 बच्चों से मतलब इंफॉर्मेशन लेके, जो बच्चे कितने उम्र का था, जनरली 10 to 16 ईयर्स, मतलब सारे बच्चे 10 से 16 साल के बीच का था। वो क्या क्या सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके 6 स्टेजेस दिया है, 3 लेवल में 6 स्टेजेस दिया है, एक बच्चा किस तरह से मोरली डेवलपमेंट होता है और मोरली सोचता है। अब देखिए, पहला जो उनका स्टेज था प्री कन्वेंशनल स्टेज था, दूसरा कन्वेंशनल लेवल था, सॉरी ए बी लेवल है, तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल था। अब देखिए पहला लेवल में क्या हुआ, 2 स्टेजेस किया है। स्टेज ऑन में क्या था, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, दूसरा स्टेज सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, ये सारा का सारा स्टेज में मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। कन्वेंशनल में क्या है ना, इंटरपर्सनल अकॉर्ड एंड कन्फर्मिटी, अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। और पोस्ट कन्वेंशनल में क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। ये 6 क्या है ना इनका स्टेज है, जो कि 3 लेवल में है। अब देखिए नेक्स्ट, पहला है प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल क्या है ना, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। एक बच्चे के लिए क्या है ना कि ओबीडियंस मतलब वो मानता था, अगर मैं किसी का बात नहीं मानूंगा, अगर मैं उसके मतलब गलती मतलब कोई भी काम के लिए मुझे अगर गाली किया जाता है, मतलब डांटा जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है, तो वो काम रॉन्ग है। अगर कोई भी काम के लिए अगर मुझे तारीफ किया जाता है तो वही काम सही है। मतलब क्या है ना, वो पनिशमेंट को लेके और ऑबिडेंस को लेके मतलब अपने दिमाग में एक सोच क्रिएट करता था, जो मुझे जिसके लिए मुझे डांटा गया है वो गलत है, जिसके लिए मुझे डांटा नहीं गया है वो सही है।
जिसके लिए डाटा गया वो काम मैं दोबारा नहीं करूंगा। इस तरह से कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है किसमें, एक बच्चे में स्टेज ऑन में। ठीक है, यहाँ पे देखिए डाटा गया है तो जिस वजह से उससे डांट रहे वो सोच रहे हैं कि ये गलत है। यहाँ पे क्या होना, उसको मतलब तारीफ किया जा रहा है, मतलब उसको प्यार किया जा रहा है। तो ये क्या हुआ ना, बच्चे ने इनका मतलब बात माना है, ओबीडियंस से हुआ है, ओबीडियंस चाइल्ड है। तो क्या हुआ ना, उनको लगा कि हाँ मैंने जो किया सही किया। नेक्स्ट देखिए इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज क्या होता है ना, इनका कहना है कि चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज दैट देयर इज नॉट जस्ट ऑन राइट व्यू। क्या होता है ना, जो इतने बच्चों को मतलब ये करने के बाद, इतना बच्चा का इंटरव्यू लेने के बाद 2 आवर्स लेकर के उनको डिलेमा में डाल के उनसे मतलब जो आंसर आता है निकल मतलब जानने के बाद उन्होंने ये कंक्लूड किया कि बच्चे, हर एक बच्चे अलग अलग तरीके से सोचते, मतलब हर एक बच्चे एक तरीके से नहीं सोचते। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, इसलिए उनका जो डिसीजन होता है भी वो भी अलग होता है। इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअल डिसीजन व्यू ऑफ पॉइंट डिफरेंट होता है। नेक्स्ट देखिए कन्वेंशनल स्टेज है। कन्वेंशनल स्टेज क्या होता है ना, इस कन्वेंशनल स्टेज में क्या हुआ ना, डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। क्या होता है ना, बच्चे स्टेज 3 में क्या चाहते हैं कि जो अपने हैं वो लोग हर वक्त उनका तारीफ करे, उनको अच्छा बोले, जैसे कि गुड बॉय गुड गर्ल होना चाहते हो वो हर वक्त। सोशल एक्सपेक्टेशन एंड रोल्स क्या करते हैं ना, जो समाज का नीति नियम होता है उसको मान के चलते, क्योंकि और सबका मतलब बड़ों का बात मानते जी, क्योंकि उनको अच्छा गुड बॉय गुड गर्ल नाइस ऐसे कुछ शब्द सुनने को मिले और उनको अच्छा लगेगा। मतलब क्या होता है ना, इस तरह से अच्छा लड़का लड़की बनने से क्या होगा ना, अपनों में एक गुड रिलेशनशिप बना रहेगा। तो यही एक स्टेज है जो कि खोलबर्ग ने बताया है। नेक्स्ट देखिए मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर क्या हुआ ना, नेक्स्ट क्या बोले कि जो समाज का जो रूल है, सोसाइटी का जो रूल है, उस रूल को मान के चलना ही उनका एक लक्ष्य होता है। जो बच्चे होता है वो कुछ बच्चे ये कहते हैं कि जो समाज में जो रूल बनाया गया है उसको मान के ही चलना चाहिए और उसे मान के चलते। फोकस इज ऑन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। क्या होता है ना, वो लोग चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए बाय फॉलोइंग द रूल्स, डूइंग ऑन ड्यूटी एंड रेस्पेक्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो मतलब एक कन्वेंशनल स्टेज में वो लोग के बच्चे क्या चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। नेक्स्ट देखिए जब पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज आते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जब उनको और दुविधा में डाला जाता है, तो दुविधा में डालने से वो क्या होता है, बच्चे का स्टेज 5 निकल आता है। उसमें से क्या स्टेज 5 क्या है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। क्या होता है ना, the child or individual become aware that while rules or law might exist for the good of the greater number, there are times when they will work against the interest of particular individuals। क्या होता है ना, जब एक रूल बनाया जाता है समाज में जिससे कि मैक्सिमम लोग मतलब सुविधा पाते हैं, लेकिन कुछ लेस नंबर ऑफ पीपुल जिसके कि कुछ असुविधा भी उनको होता है। ये भी एक उनका एक स्टेज था जो कि बच्चों से ही उनको मिलाई जानने के लिए कि बच्चे ये भी एक सिचुएशन में सोचते हैं और ऐसा हालत आता है। नेक्स्ट यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्या है ना, अगर परिस्थिति बहुत खराब आया और उस टाइम में क्या हुआ ना, जो अब लॉ एंड ऑर्डर मानना मुश्किल है, मतलब सही काम जान के भी करना मुश्किल है, उस वक्त क्या होता है ना, एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल सब पे लागू होता है कि मतलब खुद का जान बचाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। वही है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। मतलब आखिरी मोमेंट में अगर किसी के पास कोई चारा ना बचे, अगर एक उपाय है वो सही है या गलत है वो जानने के लिए वो लोग मतलब वेट नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं ना, काम खत्म कर देते। तो वही है आखिरी मतलब स्टेज, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स।
नेक्स्ट देखिए, उनका जो ये जो थ्योरी दिया है उस थ्योरी में क्या उनका क्रिटिसाइज हुआ है, क्रिटिक्स क्या हुआ है देखिए। द डायलेमा आर आर्टिफिशियल, जो थ्योरी दिया है वो सारा का सारा जो द्वंद क्रिएट किया गया तो वो आर्टिफिशियल था, मतलब मनगढ़ंत कहानी था, जो कि अनफेमिलियर था। अनफेमिलियर मतलब कुछ रिलेशन नहीं है ओरिजिनल लाइफ से, पहली चीज। दूसरी, डायलेमा और हाइपोथेटिकल, माने कुछ मनमानी सोच के ही दिया गया, मन में सोच के मनगढ़ंत कहानी दिया गया जो कि ना सच था ना रियल था ना ओरिजिनल लाइफ से कुछ कनेक्ट करता था। नेक्स्ट है देखिए, एंड्रोसेंट्रिज्म और जेंडर बायस था उसमें। एंड्रोसेंट्रिज्म जेंडर बायस क्या है ना, जो उनमें जो रिसर्च के लिए जितने भी बच्चे लिए थे सारे के सारे कौन थे ना, बॉयज थे। कौन थे? बॉयज और मेल थे। तो एक पर्सन ने उनका सबसे बड़ा समालोचना किया जिसका नाम बहुत पूछा जाता है, कैरोल गिलिगन। कैरोल गिलिगन नाम का एक फीमेल क्या किए ना, ये बताए कि जो फीमेल है, महिला है, उनका सोच थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। मतलब अलग तरीके से मतलब वो लोग केयरिंग है, लविंग है, तो उनका काम इस कंडीशन में थोड़ा सा अलग होता, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको जेंडर बायस बोले हैं। नेक्स्ट देखिए, एज बाइस। एज बाइस क्या है ना, जो देखिए जो उनका जो एक्सपीरियंस, ज्यादातर बच्चे तो सब 16 साल के अंदर था, और उन्होंने जो डिलेमा लिया है, जो हेंज डिलेमा, वो क्या हुआ ना, एक मैरिज पर्सन का डिलेमा था। तो उस कंडीशन में अगर एक बच्चे अगर मैरिज किया नहीं है, तो उसको अगर मैरिज टाइम का सिचुएशन देकर आप सवाल पूछोगे तो क्या होगा ना, वो बच्चे कुछ भी जो समझेगा उस हालत में वही बोलेगा। इसका मतलब इस तरह से एक डिलेमा क्रिएट करके बच्चे को सवाल पूछना भी गलत है। तो मतलब गलत क्या है, मतलब सही आंसर नहीं मिलेगा पहली। अब देखिए नेक्स्ट है, इनकॉन्सिस्टेंस इन मोरल जजमेंट और एम्फेसिस जस्टिसेस। क्या हुआ ना, उनका मोटिव क्या था, मोरल डेवलपमेंट करना, लेकिन क्या होना, हर एक सवाल में एक बच्चे से क्या मिल रहा था, उस बच्चे का उस डिलेमा में जस्टिस मिल रहा था। इसका मतलब क्या है ना, मोरल डेवलपमेंट एम्फेसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस व्हेन मेकिंग मोरल चॉइस। क्या हुआ ना, वो मोरल चॉइस बनाने के टाइम पे जस्टिस पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे, यही उनका गलती था। पोर रिसर्च डिजाइन। पोर रिसर्च डिजाइन मतलब क्या हुआ ना, उनका जो रिसर्च डिजाइन था वो क्रॉस सेक्शनल था। क्रॉस सेक्शनल मतलब जो उनका रिसर्च में जो चाइल्ड लिया गया है वो करीब क्या है ना 10 से 16 इयर्स का बच्चे लिए गए थे, और इनका क्या हुआ ना, सोच अलग अलग होगा इसलिए स्टेजेस भी अलग आएंगे। लेकिन इनका कहना क्या है ना, अगर बच्चे सब सेम एज के होते हैं, बच्चे सब सेम एज के होते और उसमें अगर कुछ स्टेज आप मतलब कुछ डिफ्रेंशिएट करके स्टेज कर पाते, तब ये जो थ्योरी बहुत सक्सेसफुल होता। नेक्स्ट देखिए, डोज मोरल जजमेंट मैच मोरल बिहेवियर, हाउ टू से एंड हाउ टू डू। अगर मोरल जजमेंट से अगर मोरल बिहेवियर पता चलता तो ये मतलब ये मुश्किल है पता चलना। क्यों मुश्किल है? अगर कोई पर्सन कुछ भी बोलता है लेकिन उस हिसाब से करता थोड़ी ना है, नहीं करता है। एक जजमेंट मतलब मोरल जजमेंट मतलब कुछ भी सोच समझ के बोल देना, मोरल बिहेवियर मतलब उसी हिसाब के काम करना। तो अगर कोई कहानी सुन के सिचुएशन के हिसाब से एक आंसर दे देता है, लेकिन वो उसका जजमेंट था, लेकिन उस हिसाब से काम करेगा ये कोई गारंटी नहीं है। तो ये भी एक ड्रॉबैक था उनका। तो ये सारा का सारा मैंने थ्योरी के साथ उसका क्रिटिक्स भी बता दिया, और मेरा वीडियो में आज इतना ही था। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।